गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं बबीता, केमिस्ट्री की लेक्चरर G SSS चमारिया में। आज हम साइंस का जो 9th की जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर 8 करेंगे, जिसका नाम है गति। ठीक है, तो इस गति के जो चैप्टर है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि गति क्या होती है, सापेक्ष गति क्या होती है, दूरी, विस्थापन और कुछ भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे, त्वरण के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद में लास्ट में हम वृत्तीय गति के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम गति के बारे में पहले समझ लेते हैं कि गति क्या चीज़ होती है। तो जो गति का मतलब क्या है, जैसे कोई भी चीज़ अगर अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है, ठीक है, जैसे कि मैं हूँ, मैं अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रही हूँ, या कोई गाड़ी है या कोई भी वस्तु है, जैसे चिड़िया है वो जा रही है, उड़ रही है, ठीक है, या मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं। तो इस तरह से जो भी गतियाँ, जो भी मतलब अपनी स्थिति में कोई भी वस्तु अगर परिवर्तन करती है तो हम क्या कह सकते हैं कि इस वस्तु में गति हुई। ठीक है, तो अब गति की हम परिभाषा हम थोड़ा सा दे सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक है ये, एनसीईआरटी की बुक से हमें करना है। तो गति का ये की जो डेफिनेशन है, हम क्या बता सकते हैं कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है, यानी जैसे जैसे समय बीतता है उसके साथ साथ जो उसकी पोजीशन थी उससे अगर उसमें चेंज आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु गति करती है। ठीक है, लेकिन अब हम इस चीज़ को कहाँ से गति माने, कहाँ से कहें कि वस्तु गति कर रही है, तो कोई ना कोई बिंदु हमें एक स्थिर बिंदु लेना होता है, उसके रिस्पेक्ट में हम गति को देखते हैं कि इस वस्तु ने कितनी गति तय की है। तो अगर हम किसी एक बिंदु को मूल बिंदु ले लेते हैं, हम देखते हैं ये जैसे मूल बिंदु है, एक निर्देश बिंदु बोलते हैं, इसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि कोई वस्तु किधर जा रही है, कि इस वस्तु जो है उसने अपनी अवस्था में परिवर्तन किया है। कि एक जो बिंदु है जिसको हम मूल बिंदु मान सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट है, इस पॉइंट को मानकर, इस बिंदु को हम मानकर हम देखेंगे कि यहाँ कोई वस्तु थी और अगर यहाँ से उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन आ गया है तो हम कह देंगे कि उस वस्तु में कोई गति हुई है। तो इस तरह की गति को हम क्या बोलेंगे, सापेक्ष गति। देखो सापेक्ष गति क्या होती है, किसी स्थिर बिंदु को निर्देश बिंदु या मूल बिंदु मान लेते हैं। कोई भी बिंदु हम कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि तभी हम उसी के रेफरेंस में हम बता सकते हैं कि किसी वस्तु ने कितनी दूर कोई वस्तु गई है, कितनी उस वस्तु ने गति की। ठीक है, तो अब हम सापेक्ष गति होगी, हमारी गति होगी। गति में हमने क्या देखा था कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपने अवस्था में परिवर्तन करती है, तो कोई भी वस्तु हम देख रहे हैं जो भी मूव कर रही है, जिसकी जो भी गतिशील वस्तु है, उसी को हम कह सकते हैं कि वो वस्तु, उस वस्तु के अंदर गति है। ठीक है, सापेक्ष गति भी गति है, लेकिन इसमें क्या फर्क है कि इसमें कोई रेफरेंस पॉइंट ले रखा है, कोई मूल बिंदु हमने लिया हो। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जब भी कोई वस्तु गति करती है तो बच्चों कुछ ना कुछ दूरी तय की जाती है या कुछ ना कुछ विस्थापन होता है। हम ये पढ़ेंगे अभी कि दूरी क्या चीज़ है और विस्थापन क्या चीज़ है। देखो बच्चों, दूरी का मतलब है कि हम जैसे मान लो ये हमारा घर है, ठीक है, घर से और ये हमारा यहाँ पर स्कूल, ये हमारा घर है और उसके बाद ये हमें स्कूल जाना है मान लो। तो स्कूल तक जाने के लिए मान लो हमारी गली ऐसे, पहले ऐसे जाना है, इस पॉइंट तक जाना है, फिर ऐसे जाना है, मान लो फिर ऐसे जाना है और उसके बाद फिर हमारा ये स्कूल आता है। इस तरह से हमें स्कूल हम पहुंच जाते हैं, स्कूल कब। तो हमने रेफरेंस पॉइंट किसको माना, घर को। यहाँ से हम दूरी को नापना शुरू करेंगे। तो दूरी क्या चीज़ हुई, दो बिंदुओं के बीच तय की गई कुल लंबाई, यानी कि हम कुल लंबाई को इसमें नाम मानेंगे कि कोई वस्तु सीधी गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर यहाँ तक। यानी मान लो कि ये जो डिस्टेंस है 10 मीटर है, ठीक है, ये मान लो ये 9 मीटर है, ठीक है, ये मान लो 25 मीटर है। तो कुल लंबाई क्या होगी, 10 + 9 + 25, यानी कि 25 और 10 35 और 9 44 मीटर। यानी कि कुल लंबाई जब हम नापेंगे तो इस पूरी को जो हमारी कुल लंबाई जो होगी हमारी कितनी होगी, 44 मीटर होगी। यानी कि हम कोई भी रास्ता तय करते हैं, जितना भी दूर हम चलते हैं, तो हम मतलब जो हमारा इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट जहाँ हमें पहुँचना होता है, उस रास्ते तक पहुँचने के लिए जिन भी रास्तों से हम जाते हैं उन के बीच की जो दूरी है, उनके बीच की जो लंबाई है, उस लंबाई को हम क्या बोल देंगे, दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच तय की गई जो भी कुल लंबाई है, उस लंबाई को हम क्या कह देते हैं, दूरी कह देते हैं। और उसके बाद है जो विस्थापन। विस्थापन में हम क्या बताएंगे, दो बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम लंबाई।
क्या मतलब है बच्चों इस लाइन का कि मान लो यही ऊपर वाला है केस हमारा, कि जैसे मान लो हम यहाँ गए और उसके बाद इधर गए हम, फिर ये थे, फिर यहाँ से यहाँ गए, उसके बाद यहाँ गए, ठीक है। ये हमारा घर था और ये हमारा क्या है, स्कूल, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट यानी कि ये हमारा मूल बिंदु है, और ये मूल बिंदु हमने घर को मान के, और ये हमारा स्कूल। तो इसमें हम जो विस्थापन है वो हम क्या कह सकते हैं, जो भी दो बिंदु हैं, यानी कि जो हमारा प्रारंभिक बिंदु था जहाँ से हम चले थे, और ये जो हमारा अंतिम बिंदु है, इन दोनों के बीच की जो भी दूरी होगी उस दूरी को हम क्या कह देंगे, विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर हुआ, अगर हम दूरी की बात करते हैं तो इसमें बच्चों जो हमारा इनिशियल पॉइंट है उससे वस्तु जितनी भी लंबाई चलेगी, किसी भी रास्ते से चलेगी, मान लो हो सकता है ये रास्ता होता, हो सकता है कि बच्चा और कहीं यहाँ से जाके कहीं और जाता, फिर इधर दुकान थी, मान लो दुकान पे जाना था, यहाँ से वापस आया, फिर यहाँ आया। तो जितनी भी कुल लंबाई तय करेगी कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, तो उस लंबाई को हम क्या कह देंगे, दूरी को। और विस्थापन में क्या है कि सिर्फ हमें क्या करना है कि एक इनिशियल पॉइंट है, एक हमारा मतलब प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु है, उन दोनों के बीच की दूरी को हमें देखना है। तो उस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भी मतलब ये जो दूरी है इसको हम क्या बोल देंगे, विस्थापन बोल देंगे, ठीक है। और विस्थापन के साथ साथ अब हमें क्या करना है, कुछ और एग्जाम्पल पढ़ने हैं। और एग्जाम्पल पढ़ने के लिए देखो, मान लो अब हमें कोई बच्चा है, मान लो ये एक पॉइंट है ए और ये है मान लो बी पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक कोई व्यक्ति है, यहाँ तक की जो कुल दूरी है मान लो 100 मीटर की, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया और उसके बाद बी से यहाँ गया ऐसे, और उसके बाद जो बच्चा है वो यहाँ पर वापस आ गया सी पॉइंट, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इसमें कि कितनी दूरी तय की गई है वस्तु के द्वारा, या कितना विस्थापन उस वस्तु के द्वारा तय किया गया है, तो हम देखो, क्योंकि जो दूरी में हमने क्या बताया कि जितनी भी लंबाई हम तय करेंगे, हमें कहाँ से कहाँ तक का की दूरी निकालनी है, ए से सी तक, और वो हमने कैसे अचीव की, पहले तो हम सीधे गए और उसके बाद हम यहाँ वापस आए, ठीक है। तो सीधे जाने में मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो दूरी थी, सपोज करो 100 मीटर थी, और यहाँ से यहाँ आने में सपोज करो कितनी दूरी थी, ये कितनी लंबाई थी, सॉरी, तो ये लंबाई हमारी कितनी है, 40 मीटर। तो कुल लंबाई हमारी कितनी होगी, कुल लंबाई यहाँ पे होगी 140 मीटर, ठीक है, क्योंकि हम पूरा यहाँ तक गए और फिर यहाँ तक वापस आए। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें हम इसी केस में कि हम ए से बी तक गए, यहाँ तक, यहाँ की जो दूरी है वो 100 मीटर है, यहाँ से हम वापस आ गए जो कि 40 मीटर पे थी, ये हमारा पॉइंट सपोज कर लो सी है। तो अब हमें अगर विस्थापन निकालना है इस केस में, तो विस्थापन में सिंपली हम क्या देखेंगे, जो हमारा प्रारंभिक बिंदु है और जो हमारा अंतिम बिंदु है, उन दोनों के बीच की दूरी को ही हम देखेंगे कि इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में कितनी लंबाई है, न्यूनतम जो लंबाई होगी, मतलब जो प्रारंभिक बिंदु वो था और अंतिम बिंदु हमारा ये है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद यहाँ वो व्यक्ति या वस्तु पहुँच गई। तो इसका मतलब ये जो दूरी है, ये पूरी 100 में से हमने किसको माइनस कर दिया, 40 को माइनस कर दिया, तो हमारे विस्थापन कितना आ गया, 60 मीटर आ गया। तो हम देख रहे हैं कि जो दूरी है और वो कितनी है, 140 मीटर आ गई, और उसी केस में जो विस्थापन है वो हमारा कम आ गया। तो जो हमारी जो दूरी है वो हमेशा ज़्यादा होती है विस्थापन से, या उसके बराबर भी हो सकती है। अब हम देख रहे हैं कि जो दूरी है वो 140 मीटर है और जो विस्थापन है 60 मीटर है, लेकिन ये इसके बराबर भी हो सकती थी। इस केस में कोई और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि मान लो हमें कोई वस्तु है वो ए से बी तक गई, ठीक है, और बी तक जाकर और उसने क्या किया, यहाँ तक वापस आ, कोई वस्तु यहाँ गई और यहाँ आ गई, ठीक है। तो ये मान लो 50 मीटर की दूरी थी और ये भी जो है 50 मीटर की दूरी है। तो आने में और जाने में जो भी कुल लंबाई है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में जो कुल लंबाई है वो कितनी होगी, हमारी 100 मीटर होगी, ठीक है। तो हमारी जो दूरी है, दूरी जो तय की गई है बच्चों, वो कितनी है, 100 मीटर, वो 100 मीटर है। लेकिन अगर विस्थापन देखेंगे, क्योंकि विस्थापन अब इस केस में ये देखेंगे कि विस्थापन 0 है। विस्थापन 0 क्यों है, क्योंकि हमारा प्रारंभिक बिंदु ए था, तो व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया
और दोबारा से इसी पोजीशन पर आ गए, यानी कि यही हमारा प्रारंभिक बिंदु है और यही हमारा अंतिम बिंदु है। तो अगर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम हो तो उस केस में जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो दूरी तो होगी कुल लंबाई, हम जितने भी दूर गए या आए या किसी भी रास्ते से गए, जो कुल लंबाई तय की गई उसको तो हम क्या बोल देंगे, दूरी। यानी दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु कौन से होंगे, प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु तक पहुंचने के जितने भी रास्ते तय की गई, जितनी भी लंबाई तय की गई उसको तो हम बोल देंगे दूरी। और विस्थापन में हम क्या कहेंगे कि सिर्फ हम किस रास्ते से गए वो हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है जैसे कि हम इस केस में यहाँ से गए और यहाँ आए, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि जो प्रारंभिक बिंदु कौन सा है और अंतिम बिंदु कौन सा है, उन दोनों के जो बीच की दूरी है सिर्फ हम इसी को क्या कह देंगे, विस्थापन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूरी और विस्थापन में अंतर हो गया। अब हम पढ़ेंगे कुछ भौतिक राशियों के बारे में कि भौतिक राशियाँ क्या होती है। जो भी राशियाँ जिनको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो सारी राशियाँ क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ होती हैं। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान भार, बल, द्रव्यमान को हम नाप सकते हैं, द्रव्यमान की भी कितने किलोग्राम की वस्तु है, बल को नाप सकते हैं। ठीक है, बल जो होता है न्यूटन में नापा जाता है, दाब को हम नाप सकते हैं पास्कल में। ठीक है, लंबाई को हम नाप सकते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, तापमान को हम नाप सकते हैं टेम्परेचर में। तो जिन राशियों को, जिन भौतिक राशियाँ वो कहलाती, वो सभी राशियाँ जिनको हम नाप सकते हैं या तोल सकते हैं वो सभी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। और बच्चों भौतिक राशियाँ दो टाइप की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो, जिसमें दिशा ना दे रखी हो वो होगी अदिश राशि, जिसमें दिशा दे रखी होगी वो क्या होगी, सदिश राशि। ठीक है, जैसे अदिश राशि का एग्जाम्पल हम बता सकते हैं चाल, और सदिश राशि का जो एग्जाम्पल वो हम बता सकते हैं वेग। मतलब इसमें क्या फर्क है, इसमें दिशा दे रखी होती कोई, इसमें सॉरी दिशा नहीं दे रखी होती, और सदिश राशि में कोई ना कोई दिशा दे रखी होगी कि किस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब बता रखा होगा कुछ ना कुछ। और अब हम नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो क्या है, जो अदिश राशि जो हमारी चाल है उसके बारे में पढ़ेंगे कि चाल हम कब बोलते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल बोलते हैं। और चाल के साथ साथ ही अगर हमारा वेग हमें बताना पड़े कि वेग क्या चीज़ होती है, तो वेग की यही परिभाषा है, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। एकांक समय में जो विस्थापन जो तय होगा, यानी कि दिशा दे रखी होगी कोई ना कोई, तब हम उसको क्या बोल देंगे, वेग। यानी वैसे सेम ही चीज़ है चाल और वेग दोनों, लेकिन चाल में कोई दिशा नहीं दे रखी होती, किसी भी दिशा हम कह रहे कोई वस्तु जा रही है, बस यहाँ से यहाँ जा रही है तो चाल बोल देंगे, लेकिन वेग में हमें कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर दे रखी होगी, ये फर्क है। अब हम चाल निकालने की क्या जरूरत है, हम चाल क्यों निकालते हैं, देखो चाल से क्या फायदा होता है निकालने का। देखो चाल का जो परिभाषा जो हमने बताई है उसके अकॉर्डिंग क्या है, एकांक समय में तय की गई दूरी। एकांक मतलब इकाई समय में, इकाई समय कौन सा हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, कुछ भी है। यानी कि 1 घंटे में, मान लो कि 1 घंटे में जितनी दूरी कोई वस्तु तय करता है उसको हम क्या कहेंगे, उस वस्तु की चाल बोल देंगे। ठीक है, और वेग में भी यही है कि एकांक समय में जितना भी विस्थापन तय हुआ, यानी कोई डायरेक्शन दे रखी होगी तो हम उसको क्या बोल देंगे, वेग बोल देंगे। तो ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। जो दूरी है, अब हम जो चाल है उसको कैसे निकालेंगे, देखो इसमें तो समय दे रखा है और एक दूरी है। तो मान लो हमारे पास कोई बस है, एक कार है और एक साइकिल। हम एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं कि चाल क्या चीज़ होती है। जैसे अगर हमारे पास 3 व्हीकल है, एक बस है, एक कार है और एक साइकिल है, और जो दूरी तय करती है, मान लो हमें कुछ ऐसा दे रखा है कि जो बस है वो दूरी तय करती है 50 किलोमीटर की 1 घंटे। ठीक है, जो कार है उसकी जो दे रखी है दूरी 90 किलोमीटर और समय कितना दे रखा है, 2 घंटे। ऐसे साइकिल है वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है आधे घंटे में। तो अब इसका क्या फ़ायदा है, अगर हमसे कोई ये पूछे कि चाल किसकी ज़्यादा है तो हम क्लियरली नहीं बता सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, दूरी और समय को यूज़ करके हम चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल हमारी क्या होती है, चाल जो होती है दूरी बटे समय होती है। तो इस केस में हम निकाल सकते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा, h मतलब घंटा। इसमें 90 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 को हम क्या कर देंगे, 1/2, तो क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति। अब देखो प्रति घंटा निकालने से क्या फायदा होगा कि 1 घंटे में हमें ये पता चल जाएगा कि 1 घंटे में हम देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा चलती है, 40 है, 45 और 50 है।
तो हमें पता चल रहा है कि जो बस है उसकी चाल सबसे ज़्यादा है। ये फ़ायदा हो जाता है कि प्रति घंटा निकालने की, 1 घंटे में। ये 2 घंटे की दे रखी थी, लेकिन हमें इसमें किसमें कन्वर्ट कर लिया, 1 घंटे में। यानी कि कोई भी जो व्हीकल है या कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, वो उसकी हमें चाल निकालने से फ़ायदा हो जाता है। कि क्या फ़ायदा हो जाएगा कि प्रति घंटा हमें अगर स्पीड को या चाल, उसको स्पीड बोलते हैं चाल को, तो जो स्पीड है उसकी किस व्हीकल की ज़्यादा है, किस व्यक्ति की ज़्यादा है, वो देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको दूरी को समय से डिवाइड कर सकते हैं, उसकी चाल निकाल सकते हैं। और चाल निकालने से प्रति घंटा में या प्रति मिनट में जो भी हम चाल निकालेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सी जो वस्तु है उसकी चाल ज़्यादा। ठीक है। और अब चाल के बाद अब हम क्या देखेंगे इसके अंदर, इनकी मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे कि चाल का मात्रक क्या है। तो जो चाल को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। और चाल हमने पढ़ लिया, ये किसके बराबर पढ़ी थी, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय हमने पढ़ी थी। तो दूरी को किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, मीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं। पर जो एसआई मात्रक है, एसआई मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल जो मात्रक है, इसका स्टैंडर्ड जो मात्रक है, वो दूरी को हम मापते हैं मीटर में और समय को हम मापते हैं सेकंड। तो यानी कि चाल का जो मात्रक अगर तुमसे पूछे तो कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ये प्रति के लिए सिंबल है, मीटर प्रति सेकंड। मीटर के लिए हम एम यूज करते हैं और सेकंड के लिए एस यूज करते हैं। ठीक है। तो अगर तुमसे कोई ये पूछे कि किसी वस्तु की चाल निकालो, तो तुम क्या कर सकते हो, जैसे कि मान लो हमने इसकी चाल निकालनी थी, ये कोई जो कार है वो 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है 2 घंटे में, तो हम क्या लगा देंगे, दूरी को हम लिखते हैं 90 किलोमीटर और समय को कितना लिखते हैं इसमें, 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे लिख दिया। तो ये हमारा आगे से कट गया और हमारा क्या आ गया, ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा। एच मतलब आर, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम चाहते हैं तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जो 45 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000, और 1 घंटे में सेकंड्स कितने होते हैं, 3600। इस तरह से हम इसको काट के 9 जो कि 36, 9 बजे 45, और ये हमारा 2 बजे 4, 2 पंजे 10, यानी 25/2 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से मतलब जहाँ किलोमीटर था वहाँ हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, जहाँ घंटा था वहाँ हमने 3600 से डिवाइड कर दिया। इस तरह से हम निकाल सकते हैं चाल। ठीक है। वेग अगर होता, वेग भी ऐसे निकाल लेते, सिर्फ उसमें कोई ना कोई डायरेक्शन हमें दे रखी होती है। तो इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम।